हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं आपका गाइस कि यूपी पुलिस का री एग्जाम होना जो अपना एक रीजनिंग का जो एक बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया, जिसमें आपका 17 तारीख के 17 फरवरी के जो पहली शिफ्ट में आपका पुलिस अधिकारी से संबंधित यानी आपका मानसिक अभिरुचि के जो क्वेश्चन थे, जिसमें आपके पुलिस अधिकारी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, आज मैं उनको उन क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आया हूं। तो देखिए गाइस, आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से आज उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखिए आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर जो है चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। तो आप क्या करेंगे? देखिए हमें क्या बताया कि आप अपने आप को ही मान के चलिए कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक तैनात थे, एक मेले में गए थे, जहां एक उत्तेजित भीड़ ने क्या करा कि एक बेचारे छोटे से लड़के को चोरी करते हुए पकड़ लिया और उस पर जो है क्या करा, मॉब लिंचिंग का प्रयास करी। तो आप क्या करना चाहेंगे? तो देखिए सबसे पहले क्या है हमारे पास कि यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध है, सबूत हैं, तो भीड़ को आरोपी को दंडित करने देना चाहिए। देखिए आपके पास चाहे उस पास सबूत हैं या नहीं है, आप कभी भी अपने सामने जो है किसी भी आरोपी को भीड़ को नहीं दोगे। ठीक है ना? ठीक है ना गाइस? तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए क्या बताया कि दबाव डालकर आरोपी को जुर्म कबूल करवाना चाहिए। देखिए गाइस, आप जो है कभी भी किसी भी आरोपी को प्रेशर करके आप किसी भी जुर्म को कबूल नहीं करवा सकते। ठीक है ना? तो यानी दूसरा भी गलत हो गया आपका। ठीक है, अगला क्या बताया गाइस हमसे कि पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बल का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? समझाई? तो देखिए पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए क्या करेंगे? बल का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? तो बल का प्रयोग नहीं कर सकते कभी भी। ठीक है ना? कि एक नॉर्मल ही तो है, तो बल का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। चौथा देखिए क्या बताया कि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो क्या है, आपने उस अगर किशोर ने चोरी करी भी है तो आप उसकी क्या करेंगे? निष्पक्ष, तो पहले तो क्या करेंगे, उसकी सुनवाई करेंगे कि उसने चोरी की क्यों, क्या करे, और जो उसको भीड़ मारने पीटने आई है उसको पहले वहां से भगाएंगे, यानी भीड़ को वहां से आप क्या तितर बितर करेंगे। क्लियर है? तो यानी कौन सा सही हो गया गाइस? इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख रूप से आपको क्या करना होगा। ठीक है ना? तो देखिए क्या बताया था हमसे कि दंगा जो प्रभावित था उसमें बहुधार्मिक मतलब बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं जहां दंगा प्रभावित हुआ है। तो इलाके में जो है पुलिस प्रमुख, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में वहां आपको क्या करना होगा? तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या बताया कि संवाद के माध्यम से समूहों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़ों को जो है शामिल करना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि आप बातचीत से जो है वहां पे स्थापित जो बड़े लोग हैं उनसे बातचीत करके क्या करोगे, आप वहां पे बातचीत का वो निकालेंगे। ठीक है ना? चलिए, ठीक है ना, यानी ये थोड़ा सा सही है। जरा और देखते हैं और क्या बताया इसने कि सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। ठीक है ना? आप कभी भी इस तरीके से नहीं है कि आप देखो वहां पर बहुत से धर्म के लोग रहते हैं, कभी भी आप किसी एक धर्म के लोगों को आप इंडिकेट नहीं कर सकते। तो दूसरा तो गलत गलत हो गया। ठीक है, तीसरा क्या बताया कि तनाव कम होने तक अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना चाहिए। देखिए गए, किसी भी कर्फ्यू जो है किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता। तो जब बातचीत से काम चल सकता है तो कर्फ्यू की जरूरत नहीं आती। तो यानी तीसरा भी गलत। चौथा क्या बताया हमसे कि समाधान के लिए नगर पालिका अधिकारियों के साथ चिंताओं को प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, देखिए उसमें नगर पालिका क्या करेगी? ठीक है ना, क्योंकि आप वहां के अधिकारी हैं, तो ये काम आपका है कि वहां के लोगों को जो है बड़े लोगों को आपसे मतलब उन्हें समूह में बैठा कर उनसे जो है संवाद करने की कोशिश करें कि यहाँ पर ऐसा क्या करना चाहिए। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारे पास? यानी ऑप्शन नंबर एक क्या हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है ना? यानी ऑप्शन नंबर एक क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए
अगला देखिए क्या बताया हमसे कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, ठीक है, और एटीएम कार्ड पर क्लोनिंग, ठीक है, के मामले को रोकने के लिए आपको क्या करना है। देखिए मतलब आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में थे, ठीक है, एटीएम कार्ड मतलब जो एटीएम कार्ड का जो मामला आता है कि किसी को भी कार्ड स्वैप करके पैसे निकाल लेते हैं ना, तो उस पर तो आप वहां पर क्या कार्रवाई करेंगे। तो देखिए क्या बताया सबसे पहला ऑप्शन कि कार्य प्रणाली को समझने के लिए कार्ड क्लोनिंग मशीन प्रोटोटाइप खरीदने चाहिए, नहीं, ठीक है ना, क्योंकि आप अधिकारी आप खर्चा नहीं बढ़ा सकते, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्या, संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में जो है एक एक पर्यवेक्षक रखने चाहिए। देखिए इतना आप कहाँ से वो लाओगे, अगर एक एक पर्यवेक्षक हर एटीएम में बैठा दिया तो, क्योंकि एटीएम तो हर जगह कोने कोने पर होते हैं, तो कहाँ तक उसके लिए वो करना चाहिए। क्लियर है, चलिए जी। तो अगला यानी ये भी गलत हो गया। अगला क्या बताया हमसे कि क्षेत्र अधिकार में जो है एटीएम सभी एटीएम को अस्थायी रूप से बंद करना चाहिए। अगर वहां पे अगर हमने सब बंद कर दिया तो फिर और ज्यादा दिक्कत आ जाएगी पब्लिक को, ठीक है ना, तो यानी ये भी गलत हो गया। तो अगला क्या है कि विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉग की जांच करनी चाहिए। हाँ, यानी हम इसे कर सकते हैं कि जो इसमें एक्सेस किया जा रहा है उस पे जो है मतलब कौन कौन लोग एक्सेस कर रहे हैं उस पर, ठीक है, तो उसको हम क्या है उसकी जांच कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी हम इस ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाना चाहेंगे। क्लियर है। पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है और आपको जो है आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। मतलब कहने का यह है कि देखिए अभी आपके गांव में एक मतलब आपके शहर में एक जगह चुनाव होना है और वहां पर क्या हो रहा है कि चुनाव को जो है निकाय चुनावों को हिंसक रूप से बाधित करना है, ठीक है, और आपको उसकी जानकारी मिल रही है, तो आप वहां पर क्या करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि राजनीतिक अभियान कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और सभा को प्रतिबंधित करना चाहिए। देखिए आप कभी भी ऐसे तरह के डिसीजन नहीं ले सकते जिसमें क्या है आपको कोई चीज रोकनी पड़े। आपको जानकारी मिली है तो आप उस जानकारी के को ही रोकना चाहें, ठीक है ना, मतलब आप राजनीतिक अभियान पर जो प्रतिबंध है वो नहीं लगा सकते, क्योंकि चुनाव है तो इस तरह की जो है राजनीतिक सभाएं भी होंगी और आपको क्या राजनीतिक कार्यक्रम भी होंगे। क्लियर है, यानी पहला तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरा क्या कहा है कि संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। हाँ, तो देखिए मतलब क्या बताया कि जब हमें पता है कि यहाँ पर जो है हिंसक घटनाएं घट सकती हैं तो क्या करेंगे, तो वहां पर और पुलिस बल को बढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या बन गया हमारे पास कि संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड पर हम आसानी से जा सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए अगला देखते हम, देखिए आप एक जांच अधिकारी हैं, एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत पेशकश कर रहा है, तो आप क्या करेंगे। मतलब एक वीआईपी कोई पर्सन था, वो मुख्य आरोपी है, ठीक है, मुख्य आरोपी के जो साक्ष्य थे उसमें हेरफेर कर रहा है और उसको बचाने के लिए जो है न्यायाधीश मतलब जो जज है उसको क्या है वो बहुत भारी रिश्वत दे रहा है, ठीक है ना, वो भारी रिश्वत की क्या है उसे पेशकश कर रहा है, तो अब आपको क्या है आपका डिसीजन क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या बताया कि अपने स्वतंत्र पेशेवर निर्णय के अनुसार जांच करने से बचाना चाहिए। आप देखिए कभी भी जो है किसी को जांच करने से नहीं बचा सकते, ठीक है ना। क्लियर है ना। चलिए तो पहला तो गलत हो गया कि आप अपने जो है पेशेवर निर्णय से के अनुसार जांच से बचाना चाहिए, जब आपके पास पता है कि वो आ, उसने हेरफेर करी है साक्ष्यों में, तो आप उसे बचा नहीं सकते, ठीक है ना। दूसरा, सहमत होने का दिखावा करना चाहिए लेकिन कमजोर ढंग से गढ़े गए फर्जी साक्ष्य प्रस्तुत करनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए जब आप एक अधिकारी हैं तो कभी भी जो है हम ये नहीं कर सकते कि जो साक्ष्य मिले हैं उसको और कमजोर किया जाए, ठीक है ना। अगर किसी हत्या मतलब अगर किसी साक्ष्य ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिस पर दोष है तो उसके हम साक्ष्यों को कमजोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। यानी मतलब अगर वो उसने दंड का वो योगी है तो मतलब उसे हम उसे दंड दिलाएंगे, ठीक है ना, तो यानी दूसरा भी कमजोर गलत हो गया।
तीसरा देखिए क्या बताया हमसे कि औपचारिकता दिखानी चाहिए लेकिन गुप्त रूप से मुख्य आरोपी के खिलाफ सबूत एकत्र करना चाहिए। देखिए जो चीज गलत है उसको गलत है, उसको सही नहीं है, ना तो औपचारिक से ना अनौपचारिक से, ठीक है ना। तो यानी हम इस पे भी हम नहीं जाएंगे, क्लियर है। चलिए चौथा क्या बताया, अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत के तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। मतलब अभ्रष्ट मतलब क्या, आप कभी भी किसी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें आपको क्या भ्रष्ट, मतलब आपसे क्या कोई रिश्वत वगैरह का वो आए, ठीक है। तो इसलिए आपको अभ्रष्ट रहना है और जो अदालत के जो तथ्य हैं उसमें पारदर्शिता पेश करना है, ठीक है। यानी जो आप उसके खिलाफ आपने साक्ष्य लिए हैं उसको आपको क्या करना है, वो अदालत में पेश करना है, क्लियर है। यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या होगा गाइस इसका करेक्ट आंसर, क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए विशेष सेल में जो है कांस्टेबल है जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है, ठीक है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक के जो है विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी गई है, मतलब उस समय कोई कर्मचारी था नहीं, आपको जो है एक गश्त ड्यूटी दे दी गई, ठीक है, उसकी जगह पर, जहां आपको सड़क पर गश्त करनी होती है, ठीक है, और आपातकालीन कॉलों का जवाब देना होता है। जो आपातकालीन जो कॉल आई, जैसे किसी को कहीं कुछ दिक्कत आ गई तो उसका भी जवाब देना है। आपको लगता है कि यह एक उबाऊ और नीरस कार्य है, ठीक है, आपको ऐसा लगा कि ये जो है काम जो है बेकार है, बोले बहुत ज्यादा उब रहे हैं हम इससे, ये नहीं करना चाहिए, जो आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है। मतलब आपको तो जो है विशेष सेल में कांस्टेबल था, लेकिन क्या करा कि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी दे दी गई, तब आपको क्या करोगे, ठीक है ना। देखिए तो क्या करना चाहिए हमें कि गश्त ड्यूटी जो है उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभव को सीखना चाहिए। देखिए गाइस, मतलब हमारे पास क्या है कि हमें एक काम से दूसरा काम मिला है, ठीक है ना। तो कभी भी हम जो है जब एक काम से दूसरे काम पर जाएंगे तो हम कभी भी किसी काम को मना नहीं कर सकते, ठीक है ना। जो काम मिला है उसको उत्साहपूर्वक करेंगे और वहां पर क्या है, जो अधिकारी होंगे उसके उससे वहां पर क्या है अनुभव सीखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इसमें और क्या चीज हमें यहाँ पर क्या क्या सीखने को मिला, ठीक है। यानी पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं जरा हम, देखिए गश्त ड्यूटी करनी चाहिए लेकिन लगातार छुट्टी के अवसर तलाशते रहना चाहिए। देखिए अगर आपको किसी नए काम मिला है तो आप ड्यूटी करेंगे और उत्साह पूर्वक करेंगे, ऐसा नहीं कि आपको जो है आपकी पसंद का काम नहीं मिला तो आप उस पर छुट्टी लेके बैठ जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी मतलब दूसरा गलत, ठीक है ना। तीसरा देखिए क्या बताया कि गश्त ड्यूटी करने से इनकार करना चाहिए और साइबर सेल में रहने पर जोर देना चाहिए। देखिए आपको अगर कोई जिम्मेदारी मिल रही है, ठीक है, एक अधिकारी के रूप से आपको अगर कोई काम करने की जिम्मेदारी मिली है तो आप उसको इनकार नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्लियर है। तो यानी ये भी गलत हो गया। चौथा क्या होता है कि गश्त ड्यूटी अनिश्चितता से करनी चाहिए और इसकी शिकायत अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों से करनी चाहिए। देखिए आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ड्यूटी तो चलो कर ली भाई, अब अधिकारी ने बोला तो हम इसे ड्यूटी तो करेंगे, लेकिन उसकी जब आप करनी है तो आप उसकी शिकायत ऐसे नहीं कि आप उससे बड़े अधिकारी से करिए या अपने सहकर्मियों से कहते फिर रहे हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें तो इस डिपार्टमेंट में है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यानी मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो कौन सा सही हुआ इसमें, ऑप्शन नंबर एक इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर। देखिए आपको एक बिल्कुल ईमानदार पुलिस ऑफिसर की तरह आपको यहाँ पर बिहेव करना होगा, नहीं तो थोड़ा सा लाइन गलत होती ही आप रास्ते से भटक जाएंगे आप इसमें, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, चल रहा है बलात्कार के फॉरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको क्या करना। देखिए एक रेप केस है, ठीक है ना, एक रेप केस पीड़ित है और उसके फॉरेंसिक साक्ष्य की जांच कर रहे हैं आप, तो आपके पास क्या होना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो क्या बताया कि प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना अनुभवी महिला को निरीक्षक को स्थानांतरित करना चाहिए, ठीक है ना। देखिए प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना मतलब जब तक आपके पास कोई भागीदारी होगा नहीं तो उसके बिना आप क्या है अनुभवी महिला निरीक्षक को स्थानांतरित नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो पहला तो गलत हो गया।
चलिए जी, दूसरा देखिए क्या बताया कि बिना किसी महिला पुलिस की उपस्थिति के जो है बेरहमी से मेडिकल परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए नहीं। देखिए अगर पीड़ित जो है वो महिला है तो उसके लिए वहां पर महिला कांस्टेबल या महिला अधिकारी होना बहुत जरूरी है, तो यानी मतलब ये तो गलत हो गया। दूसरा, छदम नाम का उपयोग करके जो है एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करना चाहिए, ठीक है ना। आप किसी के अगेंस्ट नाम जो है उपयोग करके एफआईआर पे जो है दस्तावेज पूर्ण कार्य नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए, क्यों? क्योंकि ये जो है जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक आप किसी का नाम नहीं ले सकते, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद क्या है कि विश्वास कायम करने के लिए सादे कपड़ों में पीड़िता का व्यक्तित्व रूप से साक्षात्कार करना चाहिए। देखिए अगर कोई महिला आपके पास पीड़ित आई है आपके पास, तो एक तो उससे जो है बिल्कुल एक नॉर्मल वे में आप उससे बात करेंगे, ठीक है ना, कि उसको ये ना लगे कि उसे क्या आप एक अधिकारी हैं, आप उससे सुनेंगे नहीं या कुछ नहीं, तो आप एक उससे नॉर्मल, जैसे एक नॉर्मल पर्सन से अपने जैसे वो किसी अपने परिजन को बताना चाह रही है वो बात, ठीक है ना। तो यानी तो पहले तो उसे विश्वास दिलाएंगे कि आप जिस पर्सन से बात बताने आए हो वो आपकी इस काम में हेल्प करेगा, ठीक है। तो विश्वास कायम करने के लिए उसके क्या सादे कपड़ों में जो है पीड़िता का व्यक्तित्व रूप से साक्षात्कार, यानी मतलब उसका जो उसने जानकारी देने आई है वो उससे बोलेंगे, ठीक है ना। क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बता, देखिए कि राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के जो है चरम चरण पर आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हैं, ठीक है। तब आपको क्या हुआ, मतलब देखिए क्या बताया इसमें कि एक राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान, ठीक है, मतलब एक अभियान चला था जो आतंकी से था और वो चरम पे था। चरम चरण मतलब उसके अंतिम मतलब लगभग बहुत हाई उस पर था। तभी आपको पता चलता है कि जो आपके एकमात्र अभिभावक मतलब आपके जो माता पिता में से कोई एक था, वो दुर्बलता स्ट्रोक मतलब एक कमजोरी के कारण जो है वो पीड़ित हुए हैं, ठीक है। तब आप वहां पर क्या करेंगे, तो देखिए देखिए क्या होता है कि अभिभावक को संभालने की जो है भाई बहन से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ठीक है ना। मतलब अभिभावक को जो है संभाल जो मतलब बेचारे मतलब दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं, उनको क्या कहेंगे कि भाई बहन से अपेक्षा करेंगे कि वो इसको जो है संभाले और अपना ध्यान एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना करेंगे, ठीक है ना। तो यानी पहला तो सही हो गया। या दूसरा देखते हैं, मिशन पूरा होने तक ध्यान भटकने से बचते हुए समाचार छुपाना चाहिए, ठीक है ना। देखिए जब आपको समाचार पता चला है तो तुरंत आपको जो है किसी ना किसी को वहां पर भेजना होगा, ठीक है ना, ताकि उनको जो है एक सहायता मिल सके, ठीक है। और आप एक मिशन पर भी हैं तो आप उसको भी पूरा ध्यान देंगे, ठीक है। तो दूसरा तो गलत हो गया, ठीक है। तीसरा देखिए क्या, पारिवारिक कि क्या बताया इसमें कि पारिवारिक प्राथमिकता के लिए निपुण ड्यूटी को जो है बागडोर सौंपनी चाहिए, ठीक है। मतलब अपने जो है परिवार की जो प्राथमिकता के लिए जो है निपुण ड्यूटी की बागडोर आपको किसी और को सौंप कर वहां से चले जाओगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है ना। कि आप ड्यूटी मतलब एक मिशन पर हैं तो आपने जो है अगर कहीं जाना पड़ गया तो आप अपनी बागडोर किसी और को दे दी और वहां से चले गए, तो ऐसा कभी नहीं, ठीक है। चौथा क्या होता है कि ऑप्शन नेतृत्व के बिना, ठीक है ना, कुछ क्षेत्रों को दुरुस्त रूप से जो है समन्वित करना चाहिए। मतलब किसी के नेतृत्व के बिना जो है कुछ क्षेत्रों को जो है दुरुस्त मतलब वहां से जो है स्थिति को सही करना नहीं कर पाओगे आप, ठीक है ना। तो कौन सा हो गया, यानी ये तो बिल्कुल अलग ही चला गया उससे, ठीक है। तो यानी कौन सा बना हमारे पास ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे। देखिए क्या बताया हमसे कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यक, ठीक है, कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से जो है वंचित किया जा रहा है, ठीक है ना। मतलब एक धार्मिक ठीक है ना, धार्मिक अल्पसंख्यक था और उसमें उसे पड़ोस में क्या है प्रवेश से मतलब वहां से जाने से रोका जा रहा है।
तो आप वहां पर क्या करेंगे? तो देखिए क्या बताया हमसे कि अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारियों को तैनात करके जो है विविधता लागू करनी चाहिए। देखिए आप वहां पर वो जरूर अल्पसंख्यक है, लेकिन आप ऐसा नहीं कि आप उसको फिर वहां पर अल्पसंख्यक के लिए ढूंढे हुए कि अभी पहले अल्पसंख्यक अधिकारी आएगा तभी वो उसका काम आएगा, ठीक है ना। तो पहला तो बात बनी नहीं। चलिए दूसरा देखते हैं हम। देखिए तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी सामुदायिक संवाद आयोजित करने चाहिए। देखिए ऐसा कभी तनाव की स्थिति ना आए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि बहुधर्मी सामुदायिक संवाद मतलब लोगों के साथ मिलजुल के बातचीत मतलब बातें करनी चाहिए ताकि तनाव ऐसा तनाव ना हो। तो यानी मतलब हम इस पर चले जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए क्या बताया हमसे कि कानून का उल्लंघन करने वाली हाउसिंग सोसाइटी को अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। देखिए कभी भी जो है, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकती जो कानून का उल्लंघन करा उसे हाउसिंग सोसाइटी के अवरुद्ध मतलब उसके सामने पहुंचा के उन पर मुकदमा चलाए, ठीक है ना। हाँ कुछ बहुधर्मी कुछ धार्मिक अल्पसंख्यक थे तो उनको जो है बातचीत से जो है काम चल सकता है। जहां देखो बातचीत से काम चल सकता है वहां पर कोई भी कानून का वैसा सहारा नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए क्या बताया हमसे कि शिकायतों को जो है राज्य की अल्पसंख्यक कल्याण योजना को संदर्भित करना चाहिए। नहीं, ऐसा ये भी नहीं होगा। तो यानी कौन सा ऑप्शन बना हमारे पास? ऑप्शन सेकंड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे, एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर, ठीक है ना, एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतःक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। मतलब एक पुलिस अधिकारी के रूप में जो है ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतःक्रिया के दौरान जो है उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का जो है सामना करने की रिपोर्ट करते हैं। देखो क्या बताया कि शिकायत ग्रहण करके जो है इसे मानवाधिकार आयोग को जो है अग्रेसित करनी चाहिए। नहीं, जब आपके सामने शिकायत आई तो आपको ही उसका निस्तारण करना होगा, ठीक है ना। क्लियर है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा क्या है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करनी चाहिए। हाँ देखिए अगर उन्होंने जो है किसी के खिलाफ अगर कुछ गलत किया है तो आप उसकी क्या करेंगे, अपराधियों के खिलाफ क्या है सख्त से सख्त जो होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करनी होगी। क्लियर है ना। चलिए यानी ऑप्शन कौन सा बन गया इसका गाइस, बी बन जाएगा, ठीक है ना। और देखते हैं जरा, देखिए क्या है हमारा कि सहभागिता के लिए लिंग अधिकार समुदाय और स्वयं सेवकों की प्रतिनियुक्ति करनी चाहिए। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है यहां से इससे। अगला देखते हैं, उचित आचरण पर बड़े पैमाने पर जो है संवेदीकरण अभियान लागू करना चाहिए। यानी ये भी नहीं है, ठीक है ना। यानी ऑप्शन बी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया। अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा, ठीक है ना। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में हैं, यहाँ कानून लागू करने में आपका निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा। देखो क्या बताया कि व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों को लागू करना भले ही वे स्थापित नियमों के विपरीत हों, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों कि जो व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों को लागू करना है ये भले ही वह कैसे हो स्थापित नियमों के विपरीत हो, मतलब विपरीत नहीं जा सकते आप, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्या बताया हमसे कि अपने वरिष्ठों के फैसले पर सवाल उठाए बिना उनके आदेश का पालन करना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, मतलब अपने वरिष्ठों के फैसले पर सवाल उठाए बिना उनके आदेश का पालन करना चाहिए। देखिए ऐसा भी नहीं कर सकते कि अगर कोई चीज गलत बन रही है तो अपने वरिष्ठों के फैसले पर आप सवाल नहीं उठा सकते। अगर कोई चीज गलत है तो आप उसमें बोल सकते हो, ठीक है ना। देखिए तीसरा क्या बताया हमसे, यानी क्या था देखो तीसरा कि व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का अक्षरक्ष, ठीक है ना, कड़ाई से पालन करना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा कोई भी नहीं है, अगर कोई दिक्कत है तो कोई ऐसी बात नहीं है, आपको जो है व्यक्तिगत परिस्थितियों के परवाह किए बिना, मतलब आपके पास क्या परिस्थिति है उसकी परवाह किए बिना कानून का जो है आपको कड़ाई से पालन करना होगा, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर।
क्लियर है ना। चलिए अगला देखो, चौथा भी देखो क्या बताया हमसे। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के पुलिस स्टेशन के रूप में नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। चलिए जी, तो निम्नलिखित में से उस अधिकारी का नाम बताइए जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी होगा। तो देखिए क्या बोलते हैं हम उसे, उप महानिरीक्षक नहीं, पुलिस अधीक्षक नहीं, स्टेशन हाउस अधिकारी, क्योंकि आपको एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया गया है तो आप वहां के क्या कहलाओगे, स्टेशन हाउस अधिकारी कहलाओगे। क्लियर है ना, समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का ठीक है ना। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाजों, क्या बताया हमसे कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर जो है सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, ठीक है ना। तब आप देखो क्या करेंगे, मतलब कुछ धार्मिक रीति रिवाज हैं जो पूजा स्थल है में महिलाओं के प्रवेश पर जो है सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन, मतलब वहां पर क्या है, महिलाएं हैं, प्रवेश का क्या कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके निर्देश का उल्लंघन किया जा रहा है। तो देखिए आप वहां पर क्या करेंगे, तो क्या होगा कि आध्यात्मिक प्रमुखों की सहायता का लाभ उठाते हुए राय देने वाले नेताओं को संवेदनशील बनाना चाहिए, यानी ये तो नहीं हो सकता। क्लियर है। चलिए दूसरा क्या, छुट्टियां लेकर इस स्थिति से बचना चाहिए, नहीं, अगर कोई सामने स्थिति आई है तो उसमें आप छुट्टी लेकर बच नहीं सकते, ठीक है ना, यानी ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। चलिए तीसरा देखिए क्या बताया, यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूह को हटाकर निर्देश को लागू कराना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर आवश्यक हो, सुप्रीम कोर्ट का मतलब अगर आवश्यक है तो उसमें आप क्या करेंगे कि विरोधी समूह को हटाकर निर्देशों को क्या करेंगे, वहां का लागू कराएंगे। क्लियर है, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए कथन, देखिए क्या दिया हमें कथन कि क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए। तो देखिए तर्क में क्या दिया है, पहला तर्क, हाँ इससे कार्य में जो है कुशलता, ठीक है ना, एवं सटीकता आएगी। हाँ अगर देखो काम जो है सभी संभावित क्षेत्रों में अगर कंप्यूटरकरण कर दिया जाए तो वहां पर क्या आएगी, एक तो कार्य में कुशलता आएगी और जो सटीकता है मतलब एकदम से बिल्कुल क्लियर वो आएगी, ठीक है ना, यानी पहला तो सही हो गया। दूसरा देखिए क्या बताया, नहीं उन विशाल मानव संसाधनों के साथ अन्याय होगा जिनका वर्तमान में कम उपयोग हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं जा सकते हम, ठीक है ना। क्लियर है, तो यानी दूसरा तो गलत हो गया, ठीक है। तीसरा क्या करना कि नहीं कंप्यूटरीकरण के लिए जो है बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है और हमें इस पर पैसे बर्बाद नहीं करनी चाहिए, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है क्योंकि कंप्यूटरीकरण से हो रहा है तो आपका क्या हो रहा है, एक तो उसमें जो है क्या हो रही है, कार्य कुशलता भी आ रही है और सटीकता, एकदम से काम जल्दी भी हो रहा है, तो आप इस पर भी नहीं जाएंगे, यानी तीसरा भी गलत हो गया, ठीक है। चौथा क्या कह रहा, हाँ जब उन्नत देश में हर क्षेत्र कंप्यूटर पेश कर रहा है तो भारत कैसे पीछे रह सकता है, यानी ये भी नहीं कह सकते हम, ठीक है ना। तो यानी कौन सा हो गया, ऑप्शन पहला, ठीक है, यानी हाँ इससे कार्य कुशलता में सटीकता आएगी, यानी ऑप्शन एक, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा सी, यानी केवल एक मजबूत है। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।